नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें अपने पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव माध्यम में। आप सभी जानते ही हैं कि हमने जो है इस पूरी बुक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने डिवाइड कर दिया डिस्क्रिप्टिव रूप में और दूसरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, हालांकि यह बुक भी अगर आप इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे या अनुक्रमणिका को देखेंगे तो यह बुक भी दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है। हमने जो है उसे अलग अलग लेक्चर्स में बना दिया है, बस सिंपल यही किया है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, बात करने में कुछ जाता नहीं, एक बार आपको प्लान जानना ज़रूरी होता है। देखिए, हमने ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव करंट की पूरी सीरीज़ है ना, यह 10 से 15 मिनट का ज़्यादा इसका लेक्चर नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी के शुरुआत के दो लेक्चर, ठीक है, स्टार्टिंग के दो लेक्चर आपके जो है 25 से 30 मिनट तक के होंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जो है शुरू के दो लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं वह 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। और बाकी प्रश्नोत्तर माध्यम से आपका डिस्कशन लगातार चल ही रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले एक सूचना है। देखिए, हिंदी का लेक्चर अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो जिन लोगों ने अभी तक हिंदी के लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है वे जा करके हिंदी के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लें। ठीक है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके आपको हिंदी की पूरी सीरीज़ का वहाँ प्लेलिस्ट दिख जाएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। देखिए, हिंदी और करंट अफेयर्स टोटल जोड़ करके आपका 60 प्लस, हिंदी का तो फिक्स है 60 है कि नहीं। बाकी करंट अफेयर्स का अगर मिनिमम क्वेश्चन भी आप लेके चलेंगे तो 25 क्वेश्चन तो भाई आप लोग लेके चलेंगे ही। तो जोड़ लीजिए और बताइए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर यह क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेप 2020 के माध्यम से। ठीक है, नेप यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 के माध्यम से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से यहाँ पर शुरुआत की गई। देखिए, चर्चा में क्यों बना हुआ है या फिर क्या कंटेस्ट है इसका, तो देखिए नेप 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यह जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। अगर थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लें तो देखिए, इसके पहले यानी कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक भारत में कुल मिलाकर के 3 शिक्षा नीतियाँ बनाई गई। एक तो बनाई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, पहली शिक्षा नीति थी हमारी। ठीक, उसके बाद आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसे एक बार संशोधित किया गया वर्ष 1992 में। ठीक, 1992। ठीक, एक बार 1992 में ये वाली शिक्षा नीति, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को एक बार 1986 को एक बार संशोधित किया गया वर्ष 1992 में। इसके बाद जो है यह तीसरी शिक्षा नीति है नेप 2020। ठीक, तो यह जो है अब तक चली आ रही यानी कि 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित भी करेगी। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नेप 2020 को प्रारूपित करने वाली अंतिम समिति की अध्यक्षता की गई थी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के द्वारा। अगर थोड़ा सा बात कर लें एसडीजी इंडेक्स के बारे में तो कुछ बुराई तो है नहीं, है कि नहीं। तो देखिए, एसडीजी गोल संख्या 4 में भी बात की गई है शिक्षा के बारे में। तो क्या बात की गई यह जान लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा। ठीक, यानी कि जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा और समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात करता है एसडीजी का गोल संख्या 4। ठीक, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निश्चित तौर पर कोई भी बात हम लोग इधर उधर की नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट पे चलेंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और हमारा जो पेपर भी है वह फैक्ट बेसिस पर ही ज़्यादा फोकस करने वाला है। ठीक है, नेप 2020 के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि वह अवधारणात्मक रूप से बात करे, क्योंकि अगर अवधारणात्मक रूप से बात किया जाता होता तो हम लोग को भी बेस्ट बुक ही मिलती हमेशा पढ़ने के लिए। चलिए देखिए, नेप 2020 के मूलभूत सिद्धांतों की अगर बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति दी गई। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास एक अलग से स्पेशल क्वालिटी है, ऐसी बात करता है नेप 2020। इसके द्वारा बस उसकी पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करने की बात की गई। ठीक है, साथ ही साथ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात करता है। यह शिक्षा में लचीलेपन को स्वीकार करता है और ज्ञान की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने की बात करता है। और यह किस प्रकार से होगा, तो यह देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा के विकास के साथ, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी वे में एजुकेशन की बात की गई है नेप 2020 के बारे में। ठीक है, यह कुछ आदर्शात्मक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है पेपर में कि नेप 2020 का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देखो भैया ऐसे ऐसे उद्देश्य हैं नेप 2020 के। ठीक है, तो इन्हें भी जानना जरूरी है। ठीक, देखिए, इसमें जो है रचनात्मकता और तार्किक सोच तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात की गई। साथ ही साथ बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य को
कार्य में भाषा शक्ति के प्रोत्साहन की भी बात की गई। सीखने के लिए इसमें जो है सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया, न कि साल के अंत में एक बार होने वाली परीक्षा पर। ठीक, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके, यानी कि निप 2020 के माध्यम से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर थोड़ी और बात करें तो इसके द्वारा जो है ना, यह देखिए, यह पिलर फिगर आप लोग देख रहे होंगे जो पिलर के रूप में बना हुआ है, कैसा है तो देखिए, थोड़ा सा इसे हटाऊं पहले, हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा और। तो देखिए, इसमें जो है फाउंडेशनल कोर्स की बात की गई है, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स की बात की गई, उसके बाद मिडिल और फिर सेकेंडरी लेवल की बात की गई। जबकि पहले क्या था, 10+2, ठीक, प्लस बना दूँ, 10+2 का स्ट्रक्चर था। अब इसे हटा करके 5+3+3+4 की बात की गई है, जिसमें शुरू के 5 रहेंगे क्लास जो है 2 तक, यानी और एज ग्रुप रहेगा 8 वर्ष तक। और उसके बाद दूसरे नंबर का 3 जो है, यह जो है क्लास 3 से 5 तक की बात करेगा और एज ग्रुप रहेगा 8 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक, और तीसरे 3 की बात अगर करें तो 5 के बाद कौन सी क्लास आती है, 5 के बाद आती है 6 to 8। ठीक, तो यह जो है क्लास 6 to 8 तक की बात करेगा और एज ग्रुप इसमें रहेगा 11 से लेकर के 14 तक, यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे क्लास 6 से 8 तक रहेंगे। उसके बाद लास्ट का जो 4 है, यानी कि 5+3+3 के बाद जो 4 है लास्ट का, उसमें बात की गई 9 to 12 की। ठीक, यानी कि 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा था स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्लास 6 से शुरुआत होती थी पढ़ाई की और 16 वर्ष की आयु तक हाई स्कूल तक बच्चे पहुँच जाते थे। उसके बाद सामान्य की बात हो रही, ठीक है, अपवादों की बात नहीं हो रही। ठीक, निश्चिंत रहिए कि आप मतलब कहने लगे या सोचने लगे कि अरे आप तो जानते थे रामलाल जो है वो पहुँचा था 25 साल का हुआ था तब हाई स्कूल में। तो भैया रामलाल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वह जो है अपवाद है रामलाल भाई। ठीक है, चलिए, और बाकी जो है +2 में 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते थे। +2 में क्लास 11th और 12th होता था और नीचे जो है क्लास 10th के नीचे तक की बात होती थी 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक, लेकिन इसमें जो है बदलाव किया गया, 5+3+3+4, मतलब सभी के बारे में बात की गई। इसमें देखिए एक सबसे बेसिक बदलाव क्या किया गया, जो शुरू का 5 है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, कैसे, तो इसमें देखिए, इसमें एनसीईआरटी ना अब आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, यानी कि यह सब एक ही नाम है। ठीक है, कहीं कहीं आंगनबाड़ी बोला जाता है, कहीं प्री स्कूल बोला जाता है और कहीं पर बाल वाटिका बोला जाता है, जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, स्कूल होते हैं, जिसे आप लोग प्ले वे स्कूल कहते हैं या फिर किड्स स्कूल कहते हैं, नहीं रहता गली मोहल्ले के जो स्कूल रहते हैं, उनके बारे में भी बात की गई है। उसके बारे में भी अब एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम के तहत। अभी आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बाद जो है 2 वर्ष तक वह, उसके बाद यहाँ 3 वर्ष बिताने के बाद बच्चा आएगा 2 वर्ष तक क्लास 1 और 2 तक बिताएगा। ठीक, तो आंगनवाड़ी में किस उम्र में बच्चा जाएगा, आंगनवाड़ी में बच्चा जाएगा 3 से 6 वर्ष की उम्र में। ठीक, निश्चिंत रहिए और ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इधर उधर की फालतू बात नहीं हो रही, याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो है इस शिक्षा प्रणाली के तहत ना, यह जो नई निप 2020 आई है, इसमें 3 वर्ष से लेकर के स्कूलिंग तक की बात की गई। ठीक है, वहाँ पे पिलर में आपको बताया गया, देखिए जो पिलर में बताया गया सारी चीज़ें ना, वही बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं भी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं, अपने बाद में आप कहेंगे कि अरे यहाँ तो छोड़ दिया गया। नहीं भैया, हम छोड़ नहीं रहे, हम करवा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। देखिए अब जो है ना 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि जो प्री स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, जो यहाँ वाले ये जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के जो बच्चे हैं, इनके लिए भी अब एनसीईआरटी द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। और इस प्रकार से अब जो है कुल मिलाकर के स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चालू करा जाएगा जिसका नाम होगा प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसके तहत एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा एनसीईआरटी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा। ठीक, यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो यह जो है निप 2022 के माध्यम से, 2022 नहीं, निप 2020 के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब जो है एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करेगा। और इसके अलावा जो है स्कूलों के पाठ्यक्रम को अब 21वीं सदी के कौशल तथा व्यवहारिक जानकारियों से अब लैस किया जाएगा। तो किस प्रकार से लैस किया जाएगा, तो देखिए इनके द्वारा क्या किया गया, निप 2020 में स्कूलों में जो है 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इंटर्नशिप का भी प्रावधान कर दिया गया है क्लास
6 से ही, ठीक। तो देखिए एनसीईआरटी द्वारा एक नई पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाई जाएगी जिसका नाम होगा NCFSE 2020-21, ठीक है। पूरा नाम इसका क्या है? तो पूरा नाम इसका है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, तो इस नीति में जो है यानी कि नेप 2020 में क्लास 5th तक तो कंपलसरी रूप में और उसके बाद जो है क्लास 8th और उसके आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के माध्यम पर जोर देने की बात की गई, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे बच्चे जो अपनी जन्मी पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति और सीखने और उत्कृष्टता को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, तो वे अब वंचित ना रह जाएं, ठीक है। हालांकि त्रिभाषा के फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा, ठीक है। देखिए एक अनिवार्य चीज़ है, देखिए अब उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है। संस्कृत को एक विकल्प में चुनने का अवसर मतलब ये नहीं कि संस्कृत विषय को, संस्कृत भाषा को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक जो है शिक्षकों के लिए भाई, जब स्टूडेंट को इतना ट्रेनिंग देने के बाद स्टूडेंट के लिए इतनी बातें हो रही हैं, तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी तो कुछ प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो देखिए टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2022 तक। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक। देखिए इस शिक्षा नीति के द्वारा जो है इस शिक्षा नीति के द्वारा जो है नीति निर्माण, रेगुलेशन, प्रचालनों और अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट और पृथक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। और साथ ही साथ नेप 2020 के माध्यम से जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन की भी बात की गई, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ठीक। देखिए अब बात करते हैं, स्कूली शिक्षा तो हो गई हमारी, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए नेप 2020 के माध्यम से जो है GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या होता है? सकल नामांकन अनुपात, ठीक। तो देखिए सकल नामांकन अनुपात को, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% थी, इसको बढ़ा करके 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा, ठीक है। देखिए इस किस प्रकार से किया जाएगा? तो देखिए इसमें जो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अब सीटों की संख्या को 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। शिक्षा को लचीले रूप में बनाने का मतलब क्या है? तो देखिए अब क्या किया गया है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो है 3 या 4 वर्षों का कर दिया जाएगा इस शिक्षा नीति के माध्यम से, जिसमें मल्टीपल लेवल पे एग्जिट और एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मल्टीपल लेवल पे एंट्री और एग्जिट? तो देखिए अभी जो सामान्यतः आप ग्रेजुएशन कोर्स देखते हैं 3 वर्ष का, तो इसको आप बीच में अगर ड्रॉप कर देते हैं तो आपका वह पूरा पिछला 1 वर्ष या 2 वर्ष खराब हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है जब आप 1 वर्ष में छोड़ेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको वह विद्यालय सर्टिफिकेट देगा। 2 वर्ष में अगर आपको छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। और यदि 4 वर्षों तक का ग्रेजुएशन का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट किया जाता है तो आपको शोध के साथ यानी कि रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो आप कभी भी आवश्यकता अनुरूप कोई भी विद्यार्थी कभी भी डिग्री छोड़ सकता है और उसे कंप्लीट भी कर सकता है। मल्टीपल लेवल की एंट्री और एग्जिट करने की बात की गई है नेप 2020 के माध्यम से, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 2035 तक 26.3% 2018 से बढ़ा करके 2035 तक 50% करने का लक्ष्य किया गया। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़े जाने की बात करता है नेप 2020, ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए एक जो है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई है, जो कि IIT और IIM के समकक्ष होंगे, ठीक है, ताकि देश में जो है बहुविषयक शिक्षा का मॉडल भी विकसित हो सके, न कि एक स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल मॉडल ही रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एक अन्य प्रावधान और किया गया महत्वपूर्ण, वह क्या है? तो देखिए इसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा यानी कि मेडिकल और लॉ के एजुकेशन को छोड़ करके जो सारी हायर एजुकेशन की संस्थानें हैं उन सबको मिला करके अब एक एकल रूप से अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, ठीक है। केवल मेडिकल और लॉ के एजुकेशन को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल और लॉ के एजुकेशन को छोड़ करके एक अलग से निकाय बनाया जाएगा जो कि समस्त उच्च शिक्षा के लिए कार्य करेगा। उसका नाम होगा HECI, भारत उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है
इसमें जो है जैसे हाल की परिस्थितियों में कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा कॉलेज वगैरह बंद रहे थे, तो ऐसे में ई शिक्षा का महत्व तो बढ़ ही गया, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो इसमें जो है इसके बारे में भी प्रावधान कर दिया गया। ई शिक्षा के बारे में क्या कहा गया इसके द्वारा, तो देखिए ई शिक्षा के लिए स्कूली और ई शिक्षा दोनों स्तरों पर यह ई शिक्षा की बात करता है निप 2020, जिसमें यह कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाएगा। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ही यह समर्पित इकाई होगी जो कि डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और डिजिटल निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति करेगी, ताकि ई शिक्षा की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, देखिए इसके द्वारा जो है प्रौद्योगिकों यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विचारों के मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका नाम होगा NETF यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। ठीक है, थोड़ा थोड़ा संगठनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में यह चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूँ थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 बार देखते ही आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे। इतना आप लोग अब उठ चुके हैं ऊपर अन्य लोगों से, है कि नहीं। थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड हाई हो गया है भाई, तो छोटी मोटी चीज़ों एडजस्ट की जा सकती हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, एक जो है भाषा के विकास के लिए भी इंस्टीट्यूट का गठन किया जाएगा, जो कि पाली, फारसी और अन्य प्राकृतिक भाषाओं के लिए होगा, और इसका नाम होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। पूरा नाम IITI यानी कि IIT, जो IIT होती है ना उसके आगे एक और आई लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा जो कि भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा। ठीक, हालांकि इसके बारे में जब PCS की बात करूंगा ना, UPSC या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आने वाली परीक्षा PCS 2020 के बारे में बात करूंगा तो और थोड़ा डिटेल बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंस्टीट्यूट और है। ठीक है, तो यहाँ देखिए देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों को भी देश में अपना परिसर खोलने के लिए अब जो है अनुमति दे दी जाएगी निप 2020 के माध्यम से। इसका हालांकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं उसमें हमको नहीं पढ़ना है ना, आपको पढ़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो इस नीति का लक्ष्य क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इस नीति के माध्यम से यानी कि निप 2020 के माध्यम से अब जो है केंद्र और राज्य दोनों इस पे काम करेंगे, और इससे जो है GDP में इसके शिक्षा के योगदान को जल्द से जल्द 6% करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जबकि वर्तमान GDP में यह शिक्षा का योगदान लगभग 4.4% का है। ठीक, तो इसके साथ हमारा यह पहला टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि था निप 2020। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए हाल ही में भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों को शामिल किया गया है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 27 जुलाई 2020 को डसाल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरिग्नेका फ्रांस से राफेल विमानों ने उड़ान भरी, जो कि कितनी थे, 5 विमान थे। ठीक है, यह सभी 5 विमान 29 जुलाई 2020 को भारत के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचते हैं, और इन पाँचों विमानों में 3 विमान 1 सीटर हैं और 2 विमान 2 सीटर हैं। ठीक है, हर डिटेल को जानना जरूरी है। अगर आप RO दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं तो थोड़ा कम डिटेल जानिए, और IAS दे रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए कि राफेल विमान कौन सी कंपनी बना रही थी, बस, है कि नहीं। थोड़ी थोड़ी यही डिफरेंस है, बाकी सिलेबस आप उठा करके एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि IAS का भी सिलेबस सेम है, PCS का भी सिलेबस सेम है, RO का सिलेबस सेम है, बैंक का सिलेबस सेम है, लेकिन डिफरेंस यही आता है। ठीक है, 2 सीटर और 3 सीटर भी याद करना पड़ता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं बस नाम से काम चल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आसान है, वहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेगा। चलिए तो देखिए यह जो है ना अम्बाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जो कि गोल्डन एरोज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोल्डन एरोज के नाम से जानी जाती है। 29 जुलाई यह डेट याद रखिएगा। इस डेट में आपको 2 काम हो जाएगा। 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई थी, और 29 जुलाई को ही भारत में 5 राफेल विमान आ जाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा आसान हुआ आपके लिए। ठीक है, तो यह जो है गोल्डन एरोज के नाम से अब जानी जाएगी, जिस स्क्वाड्रन में यानी कि 17वीं स्क्वाड्रन में जो शामिल हुई है एयरफोर्स की अम्बाला की। नेक्स्ट इस गोल्डन एरोज को देखिए एक बार जो है 2010 में भंग कर दिया गया था, लेकिन अब 10 सितंबर 2019 को इसको पुनर्गठित कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1951 को गोल्डन एरोज की स्थापना हुई थी। ठीक है,
चलिए अब कुछ राफेल विमानों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट द्वारा यह जो है 4.5 पीढ़ी का विमान है, ठीक है, 4.5 पीढ़ी का, ना 5वीं पीढ़ी का है और ना ही 4थी पीढ़ी का यह विमान है। यह है 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, यह जो है हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक राडार, कम बैंड के जैमर प्रणाली, राडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम जैसी क्षमताओं से लैस है। और इसके द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परमाणु हथियारों और लेजर गाइडेड बम ले जाने में यह विमान सक्षम है। ठीक, देखिए यह जो है 2 इंजन का विमान है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। परमाणु हथियार ले जा सकता है, लेजर गाइडेड बम है, 2 इंजन का विमान है, जिसका काम हवाई निगरानी करने के लिए, ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए, इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए और परमाणु अभियानों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह जो है एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अपनी उड़ान भर सकता है। और इसकी अधिकतम गति क्या होगी, तो इसकी अधिकतम गति 1.8 मैक तक हो सकती। ठीक है, भारत यह विमान प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश है। इसके पहले फ्रांस के अलावा मिस्र और कतर के पास भी राफेल विमान हैं। ठीक, चलिए देखिए राफेल खरीद समझौते के बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच यह डील हुई थी वर्ष 2016 में, जिसके तहत जो है भारत द्वारा फ्रांस को 59,000 करोड़ रुपए में यह डील साइन की गई थी। फ्रांस के माध्यम से 36 राफेल विमान देगा फ्रांस भारत को 59,000 करोड़ रुपए के बदले में, फ्री में नहीं दे रहा है। ठीक है, वर्ष 2021 तक फ्रांस जो है भारत को सभी विमानों को सौंप देगा। मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी द्वारा की जा रही, तो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है एक फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है डसाल्ट एयरवेज। ठीक, या फिर डसाल्ट एयरवेज नहीं, डसाल्ट एविएशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ बात की जा रही है अगले फैक्ट की। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा रीवा अल्ट्रा सोलर परियोजना। ठीक है, इसका उद्घाटन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस परियोजना का कार्यान्वयन जो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत सौर ऊर्जा निगम की एक संयुक्त कंपनी है या फिर संयुक्त उद्यम है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत ऊर्जा निगम की यह एक संयुक्त कंपनी है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 जुलाई 2020 को इस योजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, यानी कि इस सोलर परियोजना को, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट है, जिसमें 250 के 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई। ठीक है, 250 मेगावाट के 3 सौर उत्पादक इकाइयाँ हैं, 2.5 7.5 तो 750 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है। ठीक है, देखिए यह जो है ना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना भारत और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है। सिंगल साइट परियोजना का मतलब एक ही जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में सौर परियोजना को विकसित किया गया है। ठीक है, 750 मेगावाट की 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मौद्रिक वक्तव्य 2020-21 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आ जाए डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, यह जान लीजिए। छोटे छोटे फैक्ट आप देखिए, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ से आपको छोटे छोटे फैक्ट जो है अपने निकालने भी होते हैं, ताकि काम बनता रहे, है कि नहीं। बाद में मैं कहूँ कि मैंने बताया था, आप कहें कि आप कब बताए थे। तो यह जो है थोड़ा थोड़ा आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए मौद्रिक नीति वक्तव्य जो लेटेस्ट की आई है 6 अगस्त 2020 की, तो उसके बारे में यहाँ बात की गई। देखिए मौद्रिक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एमपीसी द्वारा यह वक्तव्य जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें रेपो रेट की बात की गई है, रिवर्स रेपो रेट की बात की गई है, एमएसएफ की बात की गई है और बैंक रेट की बात की गई है, जो कि सभी अपरिवर्तित रहें। ठीक है, रेपो रेट 4% पर ही है, रिवर्स रेपो रेट इंपॉर्टेंट है, इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। ठीक है, रेपो रेट 4% पर है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सीमांत स्थायी सुविधा दर जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएसएफ बोलते हैं, यह 4.25% है, बैंक रेट भी 4.25% है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बैंक रेट और एमएसएफ यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25% है, और बाकी अन्य जो है रिवर्स रेपो रेट 3.35% और रेपो रेट 4% है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बाकी आरक्षित अनुपात में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर अब 3% हो गया है, वहीं एसएलआर 18% हो गया है। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है, अंतिम वक्तव्य जो आया है अभी फिलहाल का 6 अगस्त 2020 का, 2020-21 के लिए आरबीआई द्वारा कहा गया है कि अब जो है यह निगेटिव रहने का अनुमान है। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर भारत की निगेटिव रहेगी, ऐसा जो है आरबीआई की
मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर चलिए जब इकोनॉमी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे तब बात कर लेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान के बारे में, जो कि एक मध्य एशियाई देश है। क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो देखिए हाल ही में WTO द्वारा जो है अपनी जनरल काउंसिल मीटिंग द्वारा जो है WTO की जनरल काउंसिल द्वारा जो है इसको 25वें ऑब्जर्वर राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, किसको, तुर्कमेनिस्तान को। इसकी लोकेशन आप लोग जरूर मैप में देख लीजिए। ठीक है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों लोकेशन आप तुर्कमेनिस्तान की देख लीजिए और विशेषताओं को जानिए, आवश्यक है। ठीक, 22 जुलाई 2020 को यह WTO की ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल हो जाता है। देखिए, यह WTO के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला पूर्व सोवियत गणराज्य का अंतिम राष्ट्र है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब जो है हमारा सदाबहार टॉपिक आ गया है कोविड-19। एक सेकंड में इसे थोड़ा हटाता हूँ। देखिए, कोविड-19 को लेकर के हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ठीक है यह लेक्चर हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे डिस्क्रिप्टिव करंट के। तो इसमें जो है शिक्षा नीति और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। आगे जो है हम बात करेंगे कोविड-19, आत्मनिर्भर भारत। बाकी बुक आप सबके पास है, वहाँ पे देखिए यहाँ से पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहता है, ताकि आप कम से कम जो है 3 बार पढ़ सके एग्ज़ाम के पहले। हाँ, यह पॉसिबल है। किस प्रकार से, तो देखिए एक बार आप बुक पढ़िए, फिर आप वीडियो देखिए, फिर आप बुक पढ़िए, या फिर ऐसे करिए एक बार आप वीडियो देखिए, फिर बुक पढ़िए, फिर उसके बाद फिर से वीडियो देख लीजिए। सिंपल है कि नहीं। चाहे इधर से इधर चलिए और चाहे जो है इधर से इधर चलिए, चीज़ें आसान करिए, बेहतर होगा, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।